गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारी क्लास इन्फिनेटिव की है विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब्स। इसके कितने पार्ट होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन आज ये पार्ट 1 है। पिछले मैंने जो आपको दिया था पार्टिसिपल्स का, उसके 4 पार्ट थे और मैंने आपको कहा था कि एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी बच्चों ऑफलाइन क्लासेस की संभावनाएं पता नहीं कब बनेगी, फ़िलहाल तो बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो पता नहीं क्या सिचुएशन होगी फ्यूचर में। लेकिन हाँ, खास करके मेरे जैसे लोगों के लिए जो एज में हैं और जिनको ऑलरेडी हार्ट की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, है ना, इसकी प्रॉब्लम है, तो आपको समझा रहा हूँ मैं आपको। इसलिए हमारा जो बेस्ट तरीका है वो यही है। और ये जो है आपके यूट्यूब के वीडियोस हैं, इनकी अपनी खूबसूरती है, इनकी अपनी यूटिलिटी है। आप इनको एक बार डाउनलोड कर लो, फिर इसको कई बार देख सकते हो, पेन ड्राइव में सेव कर लो, ठीक है। और मुझे भी इसको बड़ी फुर्सत से और बड़ी क्या कहते हैं इसको, तसल्ली से मैं आपको पढ़ा पाता हूँ इसको। ऐसा नहीं है क्लास में नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब क्लास है ही नहीं तो करें क्या, ठीक है। अभी यंग लोगों के तो ठीक है, लेकिन जो एज में है, आई एम अराउंड 68, आपको बता रहा हूँ। फिर मेरी प्रॉब्लम भी है, हार्ट की भी है, लंग्स की भी है, तो भी तो मैं बीमारी भी पड़ा था, ठीक है ना। शुगर तो ऑलरेडी थी मेरे, तो अभी तो हमको ये कह रखा है कि आपने घर से पाँव पर रखा या लोगों के साथ इंटरेक्शन किया तो आप बचोगे नहीं, ये ध्यान रखना आपका। तो इसलिए कह रहा हूँ ये बेस्ट तरीका है कि घर में बैठ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी सेफ़ हूँ, आप भी सेफ़ हो। और जो लॉकडाउन खुला है, तो खोलना तो था, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना आपका। लेकिन इसका मतलब कहते ये नहीं है कि हम अभी सेफ़ हैं, कोरोना को हमने बाय बाय कह दिया है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको देखिए आपका, और इसको ये वीडियो बहुत फ़ायदा। क्लास तो एक बार आपने समझी, आपने नोट नहीं किया, भूल गए, इसमें तो आप 20 बार देख सकते हो कि सर ने क्या पढ़ा है। और देखना भी चाहिए आप लोगों को, एक एक वीडियो को 3-3, 4-4 बार तो आपको देखना ही चाहिए कम से कम। तो आज का जो वीडियो है वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में खूब सारे सवाल आते हैं और कई बार बच्चों को पता लगता नहीं है, ठीक है, कि जो दिया गया है क्वेश्चन आपका, उसको हम सॉल्व कैसे करें। सेंटेंस करेक्शन का हो, सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन का हो, या फिल इन द ब्लैंक्स का हो। तो जैसे मैं आपको बता रहा था बच्चों कि ये भी नॉन फिनाइट वर्ब का ही पार्ट है, और जो बेसिक फ़र्क जो फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब का है मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, फिनाइट वर्ब्स के बिना सेंटेंस बनता नहीं है, और फिनाइट वर्ब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड आपका नाउन सब्जेक्ट उसका क्या है, और प्लस आपका टेंस। देखिए जो नॉन फिनाइट वर्ब्स है इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती, कोई भी टेंस रहे, ठीक है ना। इफ़ आई से आई वांट टू बी रिच, तो अमीर होना चाहता हूँ मैं, इसमें फ्लाइट वर्ब आपके वांट है, और टू बी जो है आपका इन्फिनेटिव का बेस फॉर्म है, आई वांट टू बी रिच। ये कोई चेंज होने वाला नहीं है आपको। अगर पास्ट टेंस कर दूंगा तो आई वांटेड टू बी रिच, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट के हिसाब से जो चेंज होगा वो फिनाइट वर्ब होगी। वांट और वांटेड ये आपकी फिनाइट वर्ब्स हैं, और टू बी जो है आपका आई वांटेड टू बी, सॉरी मैं बी लिखना भूल गया इसमें, आई वांटेड टू बी रिच, मैं रिच होना चाहता था, और इसलिए मैंने वहाँ गया, यहाँ गया, हॉलीवुड गया, बॉलीवुड गया, जहाँ भी है ना आपका। तो ये बेसिक फ़र्क आपको। अब इसके अलग अलग प्रयोग हैं, बहुत सारे शब्दों के साथ में इसका अलग टाइप का प्रयोग होता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको आई कैन नॉट ओवर एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्फिनेटिव्स, इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपकी लैंग्वेज, एग्ज़ाम की तैयारी, सब के लिए ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, ठीक है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं, फिर इसके 4 एस्पेक्ट भी हैं। टेंस नहीं, ध्यान रखना आपका, नॉट टेंस, ठीक है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, आप टेंस तो 3 है, लेकिन उसके एस्पेक्ट अलग अलग हैं। प्रेजेंट का एस्पेक्ट भी देता है, और आपको मैंने शायद ये भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, ये जो इन्फिनेटिव्स हैं या पार्टिसिपल्स हैं, कोई भी पार्टिसिपल हो, ठीक है ना आपका, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट हो, जेरेंड हो, इन्फिनेटिव हो, ठीक है ना, ये है तो वर्ब की फॉर्म ही, इसलिए इनमें वर्ब के गुण भी आते हैं। दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ब्स बिकॉज दे हैव बीन मेड फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से तो बने हैं ये, है ना आपका। तो इनके एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे।
प्रेजेंट का एस्पेक्ट है, कंटिन्यूस का है, परफेक्ट का है और परफेक्ट कंटिन्यूस का है ना। इसका और इसके अलग अलग फॉर्म में आपको एक एक करके कराऊंगा। सबसे पहले फॉर्म यही है ना, आपका यूज ऑफ टू बी। ये इसकी बेस फॉर्म कहलाती है, ये इसकी टू बी इसकी बेस फॉर्म है। इसका बस आपको प्रयोग करना है और कुछ नहीं है। टू बी का मतलब होना होता है, ठीक है ना। आपका अगर मैं आपको सब लोग खुश रहना चाहते हैं तो ऐसे कहूँगा एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी। ये हो गया टू बी का प्रयोग, ठीक है। एक दोस्त अपने दोस्त को कह रहा है यार आई वॉन्ट टू बी बाई योर साइड। फ़ोन से कह रहा है अब मैं दूर हूँ लेकिन मैं तेरे बगल में होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी योर साइड। आपका चलो आपका इफ़ आई से कि ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, तो खुश नहीं है, बहाना कर रहा है, हो गया टू बी का प्रयोग। तो आपको बच्चों यही कह रहा हूँ कि हम यही करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, भाषा के रूप में सीखने का प्रयास नहीं करते। आप जितने सेंटेंस बनाओगे, ठीक है आपका, तो उतना आप फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। एक आदमी ने ये डिसाइड किया कि वो मीटिंग में प्रेजेंट रहेगा। ही डिसाइडेड टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। इन द मीटिंग नहीं कहना, ठीक है आप, एट द मीटिंग। ये भी आपने सीखना है। आई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट नॉट इन द मीटिंग, एट द मीटिंग, ठीक है ना। तो एक पहली फॉर्म आपके बच्चों ये है टू बी का प्रयोग। आई होप कि सबको समझ आ गया। किसी ने आपको कहा है वांट टू बी योर लाइफ पार्टनर, बता रहा हूँ आपको, आई वांट टू बी योर लाइफ पार्टनर। तो मैं आपकी ज़िंदगी का पार्टनर बनना चाहता हूँ, ठीक है। फिर इसका एक कंटिन्यूस फॉर्म भी है। जैसे दूसरा फॉर्म है टू बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब इनका प्रयोग विशेष शब्दों के साथ में होता है। एक लड़का है, तो लग रहा है ये बड़ा खुश है यहाँ पर पिकनिक पे, तो मैं ऐसे लिखूंगा ही सीम्स टू बी एंजॉइंग हिमसेल्फ एट द पिकनिक। इसमें बच्चों आपने इन द पिकनिक नहीं कहना, ठीक है ना। आप ही सीम्स टू बी एंजॉइंग हिमसेल्फ, ठीक है ना। आप ही अपीयर्स टू बी एनॉइंग हिज पेरेंट्स। ऐसा लग रहा है कि अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने सेंटेंस बनाने और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। एक लड़की कॉलेज से घर आती है तो किसी ने कहा ऐसा लगता है इस लड़की को कोई पीछा करता है, तो क्या कहूँगा आपको, मैं ऐसे लिखूँगा somebody seems to be। बस ये है बच्चों कि ये इन्फिनेटिव्स का प्रयोग कुछ विशेष वर्ब के साथ में होता है। हर जगह आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। somebody seems to be stalking her every day। ऐसा लगता है, ठीक है, कि उसको हर कोई उसको स्टॉक कर रहा है। स्टॉक मतलब उसके पीछे पीछे जाना, ठीक है, आप उसको स्टॉक कहते हैं। और एक बार क्लास में मैंने शायद बताया भी था आपको, ये जो एवरीडे है, अगर ये एडवर्ब है तो इसको आपने अलग अलग लिखना है, और एक साथ लिखोगे तो वो फिर आपका एडजेक्टिव बन जाता है। बच्चों ध्यान रखना, आपका कोई चीज़ बीच में आती है तो मुझे बीच में ही पढ़ाना पड़ता है वो, ठीक है। ये एवरीडे आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये जो एवरीडे है ये आपका एडवर्ब है। ध्यान से करना इसको, कभी गलती मत कर देना, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि सच एक्सीडेंट्स आर एवरीडे अकरेंस, अब ये बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं अगर इसको एवरीडे को अलग लिखूँगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ ये जो घटना है अकरेंस नाउन है, एवरीडे उसके आगे आया है, तो रोज़मर्रा की घटनाएं रोज़ होती हैं, ये ऐसी कुछ बात नहीं है। आप और एडवर्ब के रूप में इसको इस्तेमाल करना हो तो फिर उसको आपको एवरी को डे को अलग अलग लिखना पड़ेगा। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको कहीं कम से एवरीडे तो रोज़ ही आता है, तो मुझे इसको फिर अलग अलग लिखना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर वर्ब्स इनके साथ में इस फॉर्म में आती हैं वो आपकी यही हैं, सीम है, अपीयर है, प्रिटेंड है ना। आपका अपीयर है, सीम है, इनका प्रयोग करो खूब सारा, ठीक है। और इनकी पैसिव फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो।
अगर मैं ऐसे लिखूं आपको, सीम्स टू बी स्टॉम्प्ड बाय समबडी, ये पैसिव फॉर्म भी हो गया। तो वी शुड बी एबल टू मेक पैसिव फॉर्म्स ऑल्सो, है ना आपका। एक लड़का, छोटा बच्चा ही है, परेशान है, तो मैं अगर आपको कहूँ ये अपीयर्स टू बी हैकल्ड, अभी पैसिव फॉर्म हो गया, बाय हिज क्लासमेट्स। तो लगता है इसके क्लासमेट्स उसको बोलने नहीं देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। हैकल का मतलब परेशान करना होता है, ठीक है, किसी को बोलना ना देना, ये हैकल हो गया। शब्दों को आप घर में जाके डिक्शनरी में देखें आपका, और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि आपके जो सेंटेंसेस हैं उनका स्टैंडर्ड भी अच्छा नज़र आए, ठीक है। कोई मैंने आपको कहा, ठीक है ना आपका, कि ये शब्द जो हैं ये लिमिटेड शब्द हैं, इनके साथ में इनका इस्तेमाल होता है, तो आप इनको करो, इसके भी खूब सारे सेंटेंस बनाओ। फिर आ जाओ इसके अलग अलग फॉर्म में। बेयर इन्फिनिटिव, ये बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। ये जो है ना आपका, ये थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा है, बेयर इन्फिनिटिव। नाउ इन्फिनिटिव का अर्थ होता है बच्चों, एक मैं थोड़ा सा आपको पहले इसका भी बता दूं, आपको अलग अलग फॉर्म बताने की जगह है, ठीक है ना। तो एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, एक सेकेंड, और एक होता है इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव एक, कई होते हैं, ये बता रहा हूँ आपको, इसके डिटेल में तो पढ़ाऊंगा मैं अभी इसको। एक दूसरा होता है आपका टू इन्फिनिटिव, थोड़ा सा अंतर जान लो इसको आप, ठीक है। तो मैं आपको यही कह रहा था कि जनरली दो, अभी तो मैंने बहुत सारा पढ़ाना है, इसके बहुत सारे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप समझते रहो। ये दो फॉर्म इसके पहले आप समझ लो, बाकी की चीज़ें फिर मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। ना बेयर इन्फिनिटिव करता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, लेकिन ये नॉर्मल वर्ब नहीं है, बस बेयर इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यही अंतर है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है, तो सारी चीज़ें मैं अभी फ़िलहाल आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, बात कर रहा हूँ आपको। जैसे हर आप मॉडल वर्ब के साथ में बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हो ना आपका, आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड नॉट हेल्प हिम, और इसके अलावा दुनिया भर के और भी वर्ब्स हैं, मैं एक एक करके सबको डिस्कस करूँगा आपको। उनके साथ में बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होता है। बस फ़र्क ये है तो ये इन्फिनिटिव, ये है तो इन्फिनिटिव, और भी सारे वर्ब में हेल्प है, डेयर है, नीड है, मेक है, बात कर रहा हूँ आपको, हैव है, बहुत सारी चीज़ें कई जगह इस्तेमाल होता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर का अर्थ है वर्ब की बेस फॉर्म, बट इट इज़ नॉट ए वर्ब, ये फिनाइट वर्ब नहीं है, ये आपकी नॉन फिनाइट वर्ब है। और वो बेसिक चीज़ें हमेशा आपने ध्यान रखनी है कि फिनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस बनाती है, जो सब्जेक्ट के हिसाब से उसके नंबर और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है। आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, एक मेक का इस्तेमाल करता हूँ मैं आपको, एक फ्रेज बनता है मेक का, मेक समबडी डू समथिंग होता है, ठीक है। एक तो आपने, और मैं अक्सर अपने पढ़ाते समय ध्यान आपको बताता हूँ कि आप जरूर फ्रेज बनाएं और फ्रेज को जबान पे चढ़ाएं, फिर उसका सेंटेंस बनाएं। इस फ्रेज को अगर आपने ऐसे लिख दिया, मेक समबडी टू डू समथिंग, गलत हो जाएगा, ये गलत, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। ऊपर वाला आपका फ्रेज करेक्ट है, और जो इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका सेंस ये होता है कि किसी को कोई काम करने के लिए कंपेल करना, मजबूर करना, फोर्स करना आप, ठीक है। सपोज करो आपको, इफ आई से कि ही मेड मी डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, वो घर के सारे काम मेरे से करवाता था जबरदस्ती। इसका मतलब जबरदस्ती है, आपको जो बोल रहा है वो विलिंगली नहीं करना कर रहा है, ये उसको करवाया जा रहा है। अब आपको इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखो, ये जो मेड वर्ब है इसमें, है ना, ये तो फिनाइट वर्ब है, और ये डू है, ये नॉन फिनाइट वर्ब है, और इस सेंटेंस में ये बेयर इन्फिनिटिव है। ये आपने समझना है। अब इसको प्रूव कैसे करोगे आप, उसका प्रूव करने का एक तरीका है। क्या तरीका, मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर इस सेंटेंस का आप टेंस चेंज कर दें, ठीक है ना आपका,
तो जो फिनाइट वर्ब है उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी नॉन फिनाइट वर्ब है या जो बेयर इन्फिनिटिव डू है, इसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ। अगर मैं आपको कहूँ, ये तो पास्ट टेंस की बात है कि उसने मेरे को हाउसहोल्ड मतलब घर के काम कराता था, ठीक है। लेकिन वो हमेशा कराता है तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट का, तो हो जाएगा सेंटेंस आपका ही मेक्स मी। अब देखो आप, ही मेक्स मी डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। और इसका मीनिंग हो गया कि मुझे घर के सारे काम कराता है। हाउस होल्ड चोर्स, चोर्स का होता है घर के सारे काम जो अनप्रेजेंट होते हैं लेकिन करने जरूर होते हैं। झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, खाना बनाना, दीज आर कॉल्ड हाउस होल्ड चोर्स। तो इसमें जैसे आपने इसका सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट टेंस किया तो जो फिनाइट वर्ब था उसका फॉर्म चेंज हो गया, लेकिन जो डू है वो तो चेंज नहीं हुआ। आपको समझ आ गया बात? आपको बात समझ में आई या नहीं आई? और इसका एक प्रूफ और है इसका अगर मैं पैसिव फॉर्म बना दूं तो जो वो इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव का अंदर छुपा हुआ टू है वो बाहर आ जाएगा। अभी मैंने को आपको वॉइस कराना है इसी चैप्टर में। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बच रही इसकी वर्ब के चैप्टर की, एक तो वॉइस नरेशन और एक आपका मॉडल वर्ब्स का प्रयोग, ठीक है। तो ये आपको समझा। अगर आपने पैसिव वर्ब बनाना हो तो जब भी आपकी जो वर्ब होती है फिनाइट वर्ब, उसको ऑब्जेक्ट पकड़ो और उसका सब्जेक्ट बना दो। ये काम करने का तरीका होता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आपको किसी भी सेंटेंस का अगर पैसिव फॉर्म बनाना हो तो जो वर्ब होती है फिनाइट वर्ब, उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना दो। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई, ठीक है। और फिर वर्ब की फॉर्म के हिसाब से, टेंस के हिसाब से वर्ब की फॉर्म लगा दो। मेक्स का पैसिव फॉर्म बनता है बी मेड, और बी चूंकि इसमें प्रेजेंट टेंस है और सब्जेक्ट आपका आई है तो आई एम मेड हो जाएगा। आई एम मेड, ये टू बार आ जाएगा, टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। मीनिंग सेम है। वॉइस में मेरे नरेशन, ये वॉइस में मीनिंग चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता। मेरे से कराया जाता है, उसमें था वो मुझसे कराता है। अच्छा, तो बाद लास्ट में आप बाई हिम भी लगा दो। आई एम मेड टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स बाई हिम। हमारे यहाँ थोड़ा सा बाई लगाना बिना हजम में होता नहीं है, ठीक है, तो लगा लो, चलो, ठीक है। तो टू डू बार आ गया, नहीं आ गया? अब आप कहोगे तो आपने लगाया, अगर हम ना लगाएं तो अच्छा, बिना लगा के टू हटा के आप बोल के देखो इसको। और इसीलिए बच्चों मैं आपको कई बार कहता हूँ कि हम न तो अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, तो कैसे आएगा हमको कोई चीज़? आप तो जब पढ़ते रहो तो दिमाग के अंदर आपकी एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो भले बारीकियाँ ना समझे, मोटा तो समझ आ जाता है कि यार ये सेंटेंस का जो आपका फ्लो है ये सही है, नहीं तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप बोलो देखें इसको, आई एम मेड डू, अच्छा लग रहा है बोलने में। अब आपको अच्छा लगना क्या होता है? अच्छा लगना यही तो होता है कि आप जब खूब सारा पढ़ते हो तो दिमाग अपने आप समझने लग जाता है कि इसका जो सेंटेंस की बनावट है, बोलने का लहजा है, वो बिल्कुल ठीक है, ये ठीक लग रहा है। हालांकि उसमें भी कई बार डाउट हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये तो बहुत ही अटपटांग लग रहा है। बोलो देखिए, आई एम मेड डू, अच्छा लग रहा है, और इसको बोल के देखो, आई एम मेड टू डू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे क्या सिद्ध हुआ बच्चों? इससे ये सिद्ध हुआ, ये जो डू था इस सेंटेंस में एक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव है। आपके इसकी वॉइस जो है आपका, ये एक्टिव वॉइस है। सब चीज़ें सीखनी है आपने। एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो एक्ट करता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना आपका, उसके ऊपर एक्शन होता है। ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। ही सब्जेक्ट है और नीचे में आई क्या है? आई के ऊपर एक्शन हो रहा है। आई एम मेड टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स बाय हिम एंड ही मेक्स मी डू ऑल द हाउस होल्ड, सॉरी ये मैंने इधर गलत लिख दिया, पैसिव ये नहीं है, ऊपर वाले दोनों एक्टिव हैं, एक टेंस चेंज है, नीचे वाला पैसिव है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है बच्चों। तो इसमें आ गया ना एक्टिव और सॉरी ये बेयर इन्फिनिटिव, और भी डिटेल में इसके बारे में बातें बताऊंगा आपको। इतना आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। एक बार मैं फिर आपको शॉर्ट में बताता हूं कि बेयर इन्फिनिटिव होता तो इन्फिनिटिव है, लेकिन उसके पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। और जो दूसरा फॉर्म है टू इन्फिनिटिव, उसके आगे टू का फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगता है, ठीक है ना। दोनों है नॉन फिनाइट वर्ब, दोनों इन्फिनिटिव है, बस इसका प्रयोग अलग अलग है। वो आपको एक एक करके अभी बताता हूँ। तो चलो पहले यही ले लेते हैं कि बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है आपका।
तो इसको मैं हेडिंग देता हूँ यूज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। इनसे बने हुए सेंटेंसेस को आप लगातार बोलते रहो, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला भी था मैंने आपको कि इसका जो पहला यूजेस है वो है कि बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड विथ मॉडल वर्ब्स, सारी मॉडल वर्ब्स। ये तो आपको ऑलरेडी पता भी है सबको, है ना आपको। और एक उदाहरण देता हूँ, इफ आई से कि ही विल नॉट हेल्प मी, तो नोट पे डाल फिलहाल, ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी इन दिस केस, इस केस में मेरी मदद करेगा। अब इसमें जो आपका विल है ये मॉडल वर्ब है, लेकिन हेल्प इसमें बेयर इन्फिनिटिव है। और इसका अगर चेंज करना हो आपने पास्ट में, ठीक है आपका, तो विल का वुड हो जाएगा, हेल्प का हेल्प ही रहेगा। तो ये आपने चीज़ें समझनी है। सपोज तो मैं टेंस चेंज करूँ कि मुझे पता था कि मेरी इस केस में मदद करेगा, तो मैं कहूँगा आई न्यू दैट, अब विल तो आएगा नहीं क्योंकि न्यू पास्ट टेंस हो गया, तो वुड आ जाएगा आपका। आई न्यू दैट ही वुड हेल्प मी इन दिस केस, मुझे पता था कि इस केस में वो मेरी मदद करेगा। तो मुझे बताओ इसमें आपने जो है वुड किया ना विल का, हेल्प तो हेल्प किया। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, सबको पता है ऑलरेडी, इसमें कोई टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स हैं सारे हैं, चाहे वो आपका विल हो, शैल हो, वुड हो, शुड हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, ऑट टू हो, मस्ट हो, है ना, उन सब के साथ में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। करते नहीं करते आपका? इफ आई से ही मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, तो इसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो अगर मैं पूछूं फॉलो क्या है, तो आपको फॉलो आपका इसमें बेयर इन्फिनिटिव है, ध्यान रखना, और मस्ट आपका मॉडल वर्ब है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल ज़्यादा है, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपका, ध्यान रखना, ठीक है। बच्चों मेरा थोड़ा सा ये कैमरा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए बीच बीच में मेरे को रुकना पड़ रहा है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, आई होप कि आपके वो तो समझ में आ गया, ठीक है ना आपका, कि जितने भी बेयर अपना मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ में अपन बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। और उसका चेंज करके, टेंस चेंज करके देख लो आप कि क्या चेंज हो रहा है। तो मॉडल वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, लेकिन जो बेयर इन्फिनिटिव है, नॉन फिनाइट वर्ब, वो आपकी वैसे वैसे रहेगी। तो अभी आपको मैं जो है बेयर इन्फिनिटिव के यूजेस बता रहा था। दूसरे बताता हूँ, बेयर इन्फिनिटिव विथ डेयर एंड नीड। हालांकि डेयर नीड दोनों आपकी मॉडल वर्ब ही हैं, लेकिन इनको सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है, डेयर को, नीड को और यूज टू को, ध्यान रखना आप, ठीक है। लेकिन इसको सेमी इसलिए कहते हैं कि ना दूसरा प्रयोग भी होता है, तो ये प्योरली मॉडल वर्ब नहीं कहलाती हैं। एनीवे, इसको मॉडल वर्ब भी कह लो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि डेयर और नीड के साथ में भी आप मॉडल, ये जो जब ये मॉडल वर्ब होती हैं तब इनके साथ में आप बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये दोनों लेक्सिकल वर्ब्स भी हैं। अब ये अंतर थोड़ा सा आपको समझना है, और ये एग्जाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो भाषा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीज़ें एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें देयर इज नो डाउट। लेकिन ये अंतर थोड़ा आपने समझना है कि डेयर दोनों वर्ब हैं, ये मॉडल वर्ब भी है और ये आपकी नॉर्मल लेक्सिकल वर्ब भी है, ठीक है। तो आप पता कैसे करोगे कि ये किसी सेंटेंस में अगर डेयर का प्रयोग किया गया है तो इसमें डेयर मॉडल है या लेक्सिकल है? तो बड़ा आराम से पता किया जा सकता है, ठीक है। आपका क्वेश्चंस में और नेगेटिव में डेयर के साथ में एज मॉडल वर्ब का उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है आप गौर से देखो आप, ठीक है। इफ आई से नेगेटिव में, ही डेयर नॉट कम हेयर अगेन, इसका मीनिंग हो गया बच्चों कि उसकी यहाँ दोबारा आने की हिम्मत नहीं है। आप देखो गौर से देखिए आप, इसमें डेयर जो है लेक्सिकल वर्ब नहीं है, क्योंकि आप किसी भी वर्ब के साथ में सीधा नॉट नहीं लगाते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें डेयर क्या है? ये डेयर इसमें मॉडल वर्ब है। इसका छोटा सा टेस्ट मैं आपको और बताता हूँ, ये मॉडल वर्ब है। तो पहले तो आपको ये समझ में आया होना चाहिए कि ये इसमें डेयर मॉडल वर्ब है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप कभी ऐसे कहते हो आपका कि ही गोज नॉट देयर,
ऐसा तो नहीं कहते हो ना आपका, कितना गंदा लग रहा है ये। तो नॉट तो सीधा नहीं आता है, जो आपका एडवर्ब है तो उसको एलमी वर्ब के साथ लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि डेयर आपका मॉडल वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब नहीं है। एक टेस्ट और कर लो, अगर आपको लगता है कि ये जो सेंटेंस है पता नहीं लग रहा मेरे को ये मॉडल है या लेक्सिकल है, ठीक है, तो आप इसकी जगह कोई दूसरे वर्ब लगा दो। समझ मैं इसमें कैन लगा दूँ, ये कैन नॉट कम है, हालांकि कैन और नॉट को साथ लिखना चाहिए, तो इसका सेंटेंस का मीनिंग तो चेंज हो गया है, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और सेंसिबल है। ये नॉन सेंसिकल आपका नहीं है क्या? तो इससे सिद्ध हो गया। तो कैन क्या है? मॉडल है, तो फिर डेयर भी मॉडल है। मैं ये आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको पता होना चाहिए कब आपका डेयर मॉडल है, कब आपका ये लेक्सिकल वर्ब है। और अगर मैं ऐसे लिखूं आपको कि ही डज नॉट डेयर टू कम हेयर, कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं किसी वर्ब के साथ में नेगेटिव बना रहा हूँ डू नॉट का या डज नॉट का प्रयोग करके, तो वर्ब लेक्सिकली हुई। तो अगर मैं पूछूं इसमें कि डेयर कैसी वर्ब है इसमें, तो बताओ ये लेक्सिकल है। पहले तो आपने ये बात समझनी अच्छी तरह से, ये लेक्सिकल वर्ब है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर दोनों के सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है देखो आप। मैं इसको नीचे लेके आता हूँ एक सेकंड ना, दोनों की तुलना करने के लिहाज से। ये तो कैन नॉट तो मैंने रिप्लेस करके बताया आपको, ठीक है ना। अब देखिए आप, जब डेयर मॉडल था तो इसके बाद में जो कम आई है ये आपका बेयर इन्फिनिटिव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जब डेयर को आपने लेक्सिकल वर्ब के इस्तेमाल किया तो इसके बाद में इन्फिनिटिव आया टू कम। बस यही अंतर आपने समझना है। अब आपको ये बात समझ आया कि नहीं है? ठीक है। अब इसका आप इंग्लिश में क्या करते हैं? इंग्लिश बच्चों इसकी खूब सारे सेंटेंस बनाते हैं। आपका खूब सारे सेंटेंस बना के बोलिए आपको। अगर मैं आपको कहूँ कि उसकी हिम्मत नहीं कि तेरे को दोबारा हाथ लगाए, तो मैं आपको कहूँ ही डेयर नॉट टच यू अगेन, टच यू अगेन। इसका मीनिंग क्या हो गया? तो इसमें पूछूं आपका डेयर क्या है, तो बोलो आपका ये मॉडल वर्ब है। और टच क्या है? टच आपका बेयर इन्फिनिटिव है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है ना। और इसको अगर मैं लेक्सिकल वर्ब का इस्तेमाल करूं तो ऐसे बोलूंगा, ही डज नॉट डेयर टू टच यू अगेन। अब एग्जाम के लिहाज से क्या ध्यान रखना आपने कि डेयर अगर लेक्सिकल है तो बाद में टू इन्फिनिटिव आएगा, बिना टू के मत लगना, गलत हो जाएगा। ही डज नॉट डेयर टच यू अगेन कहोगे तो गलत हो जाएगा। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ आया आपका? और इस सेंटेंस को आपने दोनों सेंटेंस को अगर ऐसा लिखा, गौर से देखिए आपका, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ही डेयर नॉट टू टच यू, हालांकि बोलने में अटपटा लग रहा है, लेकिन इसका टू हटा के ज़्यादा अटपटा नहीं लग रहा है। ये दोनों सेंटेंस गलत हो गया। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग। तो ये अंतर आपने समझना है कि ये क्योंकि आप जब भी कोई सेंटेंस को बनाते हैं, बोलते हैं, तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। दैट्स राइट। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? आया? ठीक है। 2-3 सेकंड और ले लो। और इसी तरह नीड का प्रयोग है। और ध्यान रखना, आपका जो अगर सवाल आपका इंटरोगेटिव है, ठीक है, तो उसमें आपको पता लगना चाहिए कि इसमें डेयर का प्रयोग लेक्सिकल है या मॉडल है। गौर से देखिए इसको। अगर मैं आपको ये कहूं, आपको ओहो एक सेकेंड, अगर मैं आपको ये कहूं, अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया अभी? पता नहीं इसमें क्या क्या गड़बड़ हो रही है। ये तो मेरे को पता नहीं था ऐसा होता है। हाँ, ये स्क्रीन ड्रॉ आ गया। हाँ, कमाल है। एक सेकंड बच्चों, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, मेरे से कुछ टच हो गया है। ये मुझे स्क्रीन ड्रॉ नहीं चाहिए, तो फिर क्या किया जाए? मेरा ये थोड़ा कैमरा गड़बड़ कर रहा है, तो इस वीडियो को मैं ये समाप्त करता हूँ। और इसके तुरंत बाद में एक दूसरा मैं वीडियो अभी शूट करूँगा इसका, इसी का अभी, और उसको भी अपलोड कर दूँगा साथ साथ में। तो दूसरा पार्ट मेरा बच्चों थोड़ा सा इंतजार करो, ये मैं आपको कराता हूँ। ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो आप लोग शेयर करें
जो नए हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सी यू।